मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या कहते हैं कि ये जो जितनी भी थ्योरीज हैं बेसिकली इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है. सो इट विल बी कम इन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस एंड हाउ डज स्पेसिएशंस ऑकर. मतलब जो भी स्पेसिएशन हो रहा है या नई स्पीशीज फॉर्म हो रही है तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या है. इवन थ्रू द मेंडल्स हैज टॉक अबाउट inheritable factor influence phenotype. Darwinisms either ignore these observation or kept silent. इसमें क्या है कि जो भी स्पेसिएशन हो रहा है स्टूडेंट इवन थ्रू मैंडल्स ने उसके लिए क्या एक टर्म दिया था, इनहेरिटेबल फैक्टर. मैंडलिज्म्स ने जो टर्म्स यूज किया है इनहेरिटेबल फैक्टर, यू विल रीड इन मैंडल्स लॉ. ठीक है, जो कि फिनोटाइप को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है. बट डार्विनिज्म्स ने बताया कि धीरे धीरे जो नई स्पीशीज फॉर्म हो रही है नेचुरल सिलेक्शंस के थ्रू, तो ही इज टोटली साइलेंट अबाउट इनहेरिटेबल फैक्टर. वो इनहेरिटेबल फैक्टर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए. तो साइंटिफिकली उनका जो प्रिंसिपल्स थे वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं थे. At the first decades of 20th century, Hughes de Vries based on his work on evening primrose. अब हमने अभी आपको जस्ट बताया ना म्यूटेशन थ्योरी. म्यूटेशन थ्योरी किसकी थी, ह्यूगो डी ब्राइस. किसकी थी, ह्यूगो डी ब्राइस. उन्होंने क्या बताया, उनकी थ्योरी क्या कहती है ह्यूगो डी ब्राइस कि असॉल्टेशन. उन्होंने एक इवनिंग प्राइमरोज पर वर्क किया और उसमें जो भी चेंजेस आए उसका रीज़न उन्होंने आइडिया ऑफ म्यूटेशन दिया. म्यूटेशन इज अ रीज़न, मीन्स लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली. म्यूटेशन क्या है, लार्ज डिफरेंस अराइज सडनली, अचानक से ओरिजिनल स्पीशीज से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना इन अ पॉपुलेशन. दिस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. म्यूटेशंस के लिए उन्होंने इवोल्यूशन को बताया. म्यूटेशन इवोल्यूशन का मेन रीज़न क्या है, म्यूटेशन. इट इज़ नॉट द माइनर वेरिएशन दैट डार्विनिज्म्स टॉक अबाउट. उन्होंने डार्विनिज्म्स को यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड किया है कि डार्विनिज्म्स ने वेरिएबल और स्मॉल इवोल्यूशन के बारे में कहा है, जबकि ह्यूगो डी ब्राइस ने अचानक जो चेंजेस हुए हैं म्यूटेशंस को ज़्यादा प्रेशर दिया, म्यूटेशंस के ऊपर ज़्यादा उन्होंने वर्क किया है. ठीक है, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस वाइल द डार्विनिज्म्स वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल. हाँ, ये चेंजेस हैं. कभी कभी क्वेश्चन आता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन एंड डार्विनिज्म्स, क्योंकि डार्विनिज्म्स थ्योरी को ही म्यूटेशंस ने क्या किया, प्रूव किया है. लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस वो स्मॉल वेरिएशंस के बारे में डार्विनिज्म्स डिस्कस करते हैं, जबकि ह्यूगो डी ब्राइस है ये लार्ज डिफरेंसेस के बारे में बोलते हैं. ठीक है. सेकेंडली म्यूटेशंस रैंडम और डायरेक्शन लेस है, जबकि डार्विनिज्म्स वेरिएशंस में स्मॉलर डायरेक्शन है. नेचर को जैसा समझ में आया उसको जो चीज़ जिसको उसने सिलेक्ट किया उसमें उसने चेंज लाया, मतलब वो चेंज नेचर के हिसाब से हो, तो वो उसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्शनल है. और धीरे धीरे चेंजेस एक्सेप्ट किए, नेचर ने धीरे धीरे चेंजेस एक्सेप्ट किए. तो इवोल्यूशन फॉर डार्विनिज्म्स वाज ग्रेजुअली बाय डी ब्राइस बिलीव म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन और इट इज कॉल्ड सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप large mutation. Study in population genetics, a single step large changes we will read in population genetics. So now today's next topic is population genetics, that's we will read by Hardy-Weinberg principle. So Hardy-Weinberg principles basically किसके ऊपर है, Hardy-Weinberg principle basically किसके ऊपर शो करता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर डिस्कस करता है. पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन इन पॉपुलेशन रिलेटेड पॉपुलेशन. स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स. अगेन वी विल डिस्कस, ये हार्डी-विंगबर्ग क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहा है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स. ठीक है बेटा, जेनेटिक्स. और पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ
frequency of genes in population. Listen, तो Hardy-Weinberg principle we will use here. Hardy-Weinberg principle. Hardy-Weinberg principles डिस्कस करता है जब इवोल्यूशन नहीं हो रहा, नॉर्मल कंडीशन में, विदाउट इवोल्यूशन, व्हेन नो इवोल्यूशन. हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल कब वर्क कर रहा है? व्हेन नो इवोल्यूशन. यदि इवोल्यूशन हो रहा है तो हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल वर्क नहीं करेगा. तो व्हेन नो इवोल्यूशन means related frequency of alleles remain constant generation to generation. What do you mean by this line? कि किसी भी population में frequency of alleles, जो जीन्स की जो फ्रिक्वेंसी, एलिल्स किसको कहते हैं? जब पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, जो जीन्स के जो पेयर होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एलिल्स. सो ये क्या कह रहा है हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल? related frequency of alleles remain constant generation to generation, means frequency. So student, again we will revise it. Related frequency of alleles remain constant generation to generation, means यदि evolution नहीं हो रहा है तो generation to generation एक population की जो genes की जो frequency है, frequency of alleles, वो constant रहेगी. This is हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल और इट्स वर्क व्हेन नो इवोल्यूशन. तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है. इन अ गिवन पॉपुलेशन one can find out frequency of occurrence of alleles of a genes or a locus. This frequency is supposed by remain fixed and even remain in same through generation to generation. Hardy-Weinberg principle state it's using algebraic equations. और हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल ने इसको एक इक्वेशन के थ्रू प्रूव किया है. क्या इक्वेशन है इसका? इसका इक्वेशन है a स्क्वायर या p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1. आप लोग मैथ्स में एक रूल पढ़ते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना होता है? कांस्टेंट 1 होता है. तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq, ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या है? एलिल्स. ये क्या है? एलिल्स ऑफ जीन्स, ठीक है. तो दिस इज हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल. अगेन द प्रिंसिपल से दैट एलिल फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल. मतलब फ्रिक्वेंसी पॉपुलेशन की क्या होगी? स्टेबल. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है. यदि आपको इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर के फॉर्म पे देना है तो व्हेन नो इवोल्यूशन देन हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल वर्क. सेकेंडली कांस्टेंट होती है इसकी, उसको अलजेब्रिक इक्वेशंस के थ्रू शो किया. ये क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन. ठीक है. p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq टू 1, ठीक है. दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम. और यदि ये कांस्टेंट है तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को शो करेगा. सम टोटल ऑफ द एलिल फ्रीक्वेंसीज इज 1. इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल्स कैन बी नेम्ड pq. In diploid, p and q represent the frequency of alleles a and capital A and small a. So this is Hardy-Weinberg principle. Later I will discuss in today's lecture or next lecture in detail functions of Hardy-Weinberg principle, the factors which affect in Hardy-Weinberg principle. Then we will read where this Hardy-Weinberg principle work, where it is affected. These all points we will discuss in next class. Okay student, thank you, have a nice day. Good morning students, welcome in your today's lecture. So today's topic is mechanism of evolution and Hardy-Weinberg principle. So before mechanism of evolution, we just revise some points which we have discussed in yesterday or before lecture. So it was theory of evolution. I just
revise some peculiar points of biological evolution or theory of evolution, where you have read Lamarckisms or Lamarck theory of evolution, Lamarckisms, Darwinism's theory of evolution or Darwinisms, and third one is mutation theory. So you have read three theories: Lamarckisms, Darwinisms or mutation theory. In Lamarck theory, there is basically depends on use and unused of organs. Understood, students? And Lamarck gives a very good example, gave a good examples of giraffe. Why giraffe neck is elongated according to time period. But the base of Lamarck theory, there is not accepted, because if we cut tail of the rat in many generation, after that tail, the young one of tails cannot young one of rats cannot विदाउट टेल, ठीक है, जो यंग वन राइट्स के होते हैं वो विदाउट टेल नहीं होते हैं. सो दिस थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड. देन Lamarckism's theory basically depends on the varying degree of similarities. First is gradual evolution. Lamarckism's theory में जो Darwinism's theory है वो gradual evolution पर depend करती है. Gradual evolution मतलब which new forms arise at different periods of the हिस्ट्री, ठीक है. सेकेंड ये जो इसका जो नेक्स्ट वो है डार्विनिज्म थ्योरी का जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट शो ब्रांचिंग और ब्रांचिंग डिसेंट्स और नेचुरल सिलेक्शंस, ठीक है. इसके बाद ये थ्योरी क्या बताती है? बेसिकली दिस थ्योरी डिपेंड्स ऑन नेचुरल सिलेक्शन. adaptabilities is inherited or fitness at the end result of the ability to adopt and get selected by nature. क्या कहा इन्होंने कि जो अडॉप्टेबिलिटी आ जाती है ऑर्गेनिजम्स में अपने एनवायरनमेंट को एग्जिस्ट करने के लिए, वो उसका एंड रिजल्ट क्या है कि वो इनहेरिटेबल होती है और उसमें एक फिटनेस होती है. कौन सी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है जिससे कि वो सर्वाइव कर सकता है. सो दीज आर द सम पॉइंट्स ऑफ लेमार्कनिज्म्स. लेमार्कनिज्म्स का कंक्लूजन्स क्या निकला कि बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन, secondly fitness, reproductive fitness, third one is जो adoptable characters are inheritable, और it show branching descents and natural branching descents और natural selection. इसके बाद आता है एक एग्जाम्पल्स इन्होंने इसके लिए किसका दिया था? इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म्स. इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म्स क्या है? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म्स इंग्लैंड का एक एग्जांपल्स लिया. इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1950 वाइट विंग मोथ ज़्यादा थी, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मीन्स आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइट विंग मोथ जो है धीरे धीरे क्या होती गई? लेस से लेसर होती गई, और उसकी जगह पे ब्लैक जो विंग मोथ थी वो जो है इंक्रीज होती गई. तो इट इज़ ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन के एनवायरनमेंट जो है चेंज होता गया, स्मोक्स वगैरह ट्री के ऊपर कलेक्ट होते गए, और जो ट्री की जो बार्क वगैरह थी वो पूरी तरीके से कैसी हो गई? ब्लैक हो गई. तो उसमें ब्लैक जो विंग्स वाले मोथ थे वो उसमें सर्वाइव कर गए, और वाइट वाले ईजली विजिबल थे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए. फिर है केमिकल रेजिस्टेंस. केमिकल रेजिस्टेंस क्या शो करता है? इट इज़ डिपेंड्स ऑन डार्विनिज्म्स. केमिकल रेजिस्टेंस में एग्जांपल्स लिया है कि एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज़ रिजल्ट इन एवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स इज़ मच लेसर टाइम स्केल. क्या बता रहे हैं ये? कि यदि बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यदि यूज़ किया जाए तो रेजिस्टेंस वैरायटी माइक्रोब्स की डेवलप होगी. समझ में आया? अब उनको उतने हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो दिस इज़ द सम थ्योरीज. एक और थ्योरी है जो म्यूटेशन थ्योरी है. म्यूटेशन थ्योरी इट इज़
पुट फोर्थ बाय ह्यूज डी ब्राइज। किसने दिया था? ह्यूगोस डी ब्राइज। ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करती है सॉल्टेशन के ऊपर, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। म्यूटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। म्यूटेशन क्या है? अचानक से ग्रेट चेंज हो जाना है। ठीक है, क्या है? ही बिलीव दैट म्यूटेशन कॉजेज स्पेसिएशंस। एक जो नई स्पीशीज फॉर्म हो रही है ओल्ड स्पीशीज से, मीन्स न्यू स्पीशीज फॉर्म टू प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। और स्पेसिएशंस के पीछे जो ह्यूज डी ब्राइज उन्होंने क्या कहा? म्यूटेशन। जब म्यूटेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, इसके लिए एक वर्ड दिया हुआ है सॉल्टेशन। सो यू विल रीड सॉल्टेशन, इट इज गिवन एनसीईआरटी। सॉल्टेशन मीन्स सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सॉल्टेशंस क्या है? सिंगल स्टेप सॉल्टेशंस मीन्स single step large mutation। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन मतलब कि जो स्पेसिएशंस है, स्पेसिएशन इज ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन एक बहुत बड़ा रीजन दिया। म्यूटेशन मीन्स एक बार बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना, मीन्स सिंगल स्टेप पे लार्ज चेंज होना। इट इज़, इसका एक अलग वर्ड है सॉल्टेशन। सो सॉल्टेशन और म्यूटेशन इट इज़ इंटरकनेक्टेड वर्ड। ठीक है, सेकेंडली जो म्यूटेशंस थ्योरी है उसका सेकेंड पॉइंट क्या है? म्यूटेशंस आर रैंडम और डायरेक्शन लेस। ठीक है, म्यूटेशंस कैसे होते हैं? रैंडम, पता नहीं है। ठीक है, अचानक से कोई भी म्यूटेशन हो जाना, तो इट इज़ रैंडम, प्लान्ड वे में नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एंड डायरेक्शन लेस, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। डायरेक्शन लेस का मतलब क्या है? कि कोई डायरेक्शन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल फॉर्म पे नहीं हो रहा है, नेचुरल फॉर्म पे हो रहा है। तो कभी कभी स्मॉल डायरेक्शन वेरिएशंस, डार्विनिज्म्स में तो छोटे छोटे वेरिएशंस हो रहे थे, लेकिन डायरेक्शन लेस म्यूटेशन कि किसी भी डायरेक्शन म्यूटेशन हो जाना, समटाइम्स इट मे बी हार्मफुल, समटाइम्स इट मे बी beneficial. So these are the mutations theory, or it is given by Hugo de Bryce. Now today's topic is, now student